जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास। मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान खास हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर। MBBS में उन्होंने टॉप किया, 11 गोल्ड मेडल जो हैं वो भी हासिल किए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, एस्थेटिक की कंसल्टेंट हैं, बहुत इनमें खूबियां हैं। आज हमारी मेहमान खास हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको मेहमान खास में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, अभी हमने बड़ी डॉक्टरी पे भी बातें करनी है, एस्थेटिक पे भी बातें करनी है, लेकिन आगाज जो है वो मैं करना चाहूँगा मौजूदा सियासी सूरत हाल से। क्या चल रहा है सियासत में? कुछ बेहतरी हुई है? सियासत में बेहतरी मेरा ख्याल है जैसा पाकिस्तान 78 साल से है वैसा ही आगे पीछे होके वही चल रहा है। वही चल रहा है, मुझे तो वही लग रहा है। आप बता दें, आप मतलब आज और कल, पिछले साल 2 साल वो तो चेंजेस आए हैं, मगर आप अगर 78 साल की हिस्ट्री पाकिस्तान की देखें तो वही कुछ चल रहा है ना। अच्छा, इसमें 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे, 3.5 साल चले, हम आज 6 माह कम कर देते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सके जो एक बड़ा दावा था। ये चीज़ अब रियलाइज होती है आपको कहीं पे कि वो काम नहीं कर सके कि अवाम उनको उनके कामों की वजह से याद रखे? देखिए, मेरा ख्याल है एक तो 3.5 साल बहुत कम अरसा है, लेकिन जो 2 काम, सिर्फ एक हेल्थ कार्ड और एक जो खान साहब ने दरख्त लगाने का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मोस्ट अफेक्टेड नेशंस में है जो क्लाइमेट चेंज की। तो ये जो 2 काम थे, एक तो गरीब आदमी को हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का जो कवर था ना, उसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। क्योंकि हमारे मुल्क में गरीब आदमी जब घर में कोई बीमार होता है तो वो अपना घर, अपनी रोजगार सब कुछ बेच के गिरवी रख देता है अपने आप को उस एक आदमी की सेहत के लिए। तो सेहत का जो कवर था ना, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, और मेरी तो अभी भी आज की हुकूमत से इल्तमास है कि उसको जारी रखते तो बहुत अच्छा होता। इनको भी दुआएं मिलती। हमारे बड़ा एक अजीब सा है कि हुकूमत बदल जाए तो प्रोग्राम भी हम बदल देते हैं, हालांकि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि 20 साल का कोई प्रोग्राम हो। अब हमने 78 साल से ये सीखा है कि ये 5-5 साल की जो खेल है ना, ये इससे काम नहीं बन रहा। आप कह रही हैं कि अगर हुकूमत बदल भी जाए पॉलिसीज जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हर साल पॉलिसी बदलना इज जैसे नॉट तरक्की गुड। याफ्ता ममालिक में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने गलतियां भी की, जाहिर है। पहली दफा आप देखे ना, हमारे बिल्कुल ब्लंडर्स भी किए। पीटीआई वाले मानते नहीं, आप मान रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब गलतियां करने के बावजूद लोग कहते हैं जी इमरान खान इमरान खान। तो फिर कुछ है तो ना जिसकी वजह से लोग कहते हैं। इतने 200 केस आपने डाल दिए खान साहब पे, उसके बावजूद लोग ये जितना उनके ऊपर मलबा डालते हैं उतना लोग कहते हैं नहीं जी हम तो यकीन करते हैं। हमदर्दी का वोट है, हमदर्दी तो होगी, इसलिए तो मैं हुकूमत को कहती हूँ कि आप क्यों बंद करके अपने आप को बुरा नाम दे रहे हैं। आप निकालें खान साहब को, इज्जत दें, अच्छी जगह रखें। जो हमारे असीरान, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको आप बाहर निकालें, आसानी दें उनको। सियासी कैदी है ना, कोई उन्होंने खुदा ना खास्ता एसी नहीं उतारना चाहिए, एसी नहीं उतारना चाहिए। पता नहीं, अब तो आदि खान साहब तो पहले भी एसी पसंद नहीं करते थे, आपको पता है ना। लेकिन वो दूसरों का भी उतरवाने की वो बयान देते रहते थे कि मैं जाऊंगा एसी उतार दूंगा। मेरा ख्याल है ये गलती थी, और इंसान को, मुझे अपनी गलतियां माननी चाहिए। तो गलती सबसे होती है, लेकिन जो 20-20, 30-30 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनको फिर हुकूमत का सलीका भी आ जाता है। हमारी पहली दफा थी, पहली दफा के बावजूद मैंने आपको 2 काम बताए हैं। ये ऐसे जबरदस्त काम है कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती, और ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा देखिए ना, एक निसाब, कौमी निसाब लाने की कोशिश की खान साहब ने। खान साहब ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कितना ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। कश्मीर के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाई। उन्होंने जिस तरह से मुल्क के अंदर वो बिस्प को आगे लेके चले, उन्होंने नहीं कहा कि मतलब एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया। तो और कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात तो कहती हूँ कि तजर्बे से इंसान बहुत कुछ सीखता है। पहली दफा थी ना, तो तजर्बा नहीं था। खान साहब भी तजर्बे कर रहे थे, कुछ सीखा उन्होंने, यकीनन तौर पे आप मान भी रही हैं कि कुछ गलतियां भी थी, कुछ ब्लंडर भी थे। पंजाब के साथ उन्होंने क्या किया? उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया, सबसे बड़े सूबे को। तो फिर ये ब्लंडर हुआ, गलती तो ना हुई?
देखिए अब कोई मतलब आप सब उन्हीं लोगों को बिठा देंगे जो सीख रहे हैं? देखिए बात सुने, तजर्बा तो हमारा तो 3.5 साल का तजर्बा है, वो जिनके 40 साल के तजर्बे उनको तो आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी गुफ्तगू के दौरान माशाल्लाह आपके बेटे ने हमें ज्वाइन किया है, तो कुछ बताएं अपने बेटे के बारे में। जी जी, ये हैं जी महद, मेरा सबसे छोटा बेटा, और माशाल्लाह ही इज अ स्टार। तो ये अब आपको खुद बताएगा कि कौन सी क्लास में पढ़ता है बिल्कुल। और क्या शुगल हैं इसके। महद, Yeah. वेलकम टू मेहमाने खास। Okay, thank you. क्या करते हो? Well, I go to school. Now I'm now promoted to grade 11. ओके। So I go to tennis. I go to dance class. I'm a YouTuber. I'm a drummer. I'm a pianist, and I work every day, and I pray every day so I can make my family proud. ओके गुड। पियानो भी ये उससे, और ड्रमर भी है, और टेनिस भी खेलते हैं। Yes. अच्छा, और यूट्यूब पे भी किस नाम से चैनल है आपका यूट्यूब पे? महद सियाल। महद सियाल। चलें जी, जो भी देख रहे हैं, महद सियाल जो है स्टार लग रहा है मुझे तो, और मुझे लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त इसका चैनल होगा, इसको सब्सक्राइब करें। वैसे हमने कभी किसी को कहा नहीं, अपना भी नहीं कहा, लेकिन महद के लिए हमने ये बात की। और महद, और बाकी कैसा दिन गुजरता है सारा? Well, my life has been good in this year. I like to be in this life. I like to actually enjoy a lot. कोई बात नहीं। Yeah, sometime at my home. Sometimes I sleep. Sometimes I do fun. Sometimes what comes to work, I work around. I go for tuition. I go for tennis. आजकल नमाज में भी तो बहुत फोकस है। Yeah, I also pray every day. Like I pray Fajr, Duhr, Asr, Maghrib, Isha. I pray every day. Mashallah. Every single day I pray. Because I pray every day because I want to make my family proud, and I do a dua for my family that I hope my That's family great. will have a very good life. Amen. आप मुझे नहीं, अभी इंटरव्यू जारी है, बड़े होके क्या बनोगे? Well, when I grow up, I'm learning to become a businessman in life. बिजनेसमैन। Yes. दैट्स गुड। जबरदस्त जी। महद सियाल जो है जबरदस्त बच्चा है माशाल्लाह, और पियानो भी बजाता है, और टेनिस भी खेलता है, यूट्यूब पे भी है, और बिजनेसमैन बनेगा माशाल्लाह। गुड लक फॉर यू महद। Thank you. अच्छा डॉक्टर ज़रका, आपसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को आप लोग क्यों नहीं उन पे केस करते? अगर वो इतने ही बुरे थे, खान साहब पे 200 केस आपने कर दिए, उस्मान बुज़दार पे एक केस नहीं। फरा गोगी को आपने नहीं पकड़ा। वो तो चली गई पाकिस्तान। नहीं चली गई। अब मलिक रियाज को तो आप पकड़े थे। नहीं, ये बातें ना करें आप मुझसे। बड़ी ब्रीफ केस देखिए बात सुने, ये बातें आप छोड़ दें। हमारा मुल्क बहुत ताकतवर है। ट्रम्प हमारा लोहा मान गया, तो आप क्या बात करें? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ आपकी भी कमजोरी है। क्रेडिट दें शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को। बिल्कुल, फील्ड मार्शल साहब को, शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देती हूँ, जो उन्होंने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को एक आगे लेके गए और एक इंटरनेशनली हमारा सर फखर से बुलंद किया। 100%। देखिए जी, जो काम उन्होंने अच्छा किया उसके लिए हम उनको सलाम भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि जब इतने अच्छे काम किए तो अपना नाम क्यों बुरा कर रहे हैं अवाम के आगे? खान साहब के लिए आसाइश करें, खान साहब को उनकी फैमिली से मिलवाएं, खान साहब की जेल में उनको मतलब उनको कैद तन्हाई में वो कितने महीनों से, तो ये इन चीज़ों से हुकूमत को बुरा नाम मिल रहा है। खान साहब तो वैसे सख्त मिजाज आदमी, मतलब सख्त गिर हैं, ज़मीन पे सोने वाले, उनको ऐसी चीज़ों का नहीं है। और हम तो वैसे ही मलंग बन चुके हैं पीटीआई के लोग। तो लेकिन देखिए, जो लोग, देखिए जिन लीडरान को तो आप जानते हैं, जिनके नाम सबको पता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो जेलों में बंद हैं, जिनके घर का चूल्हा बंद हो गया, जो उन बच्चों की एजुकेशन ख़त्म हो गई, जो जेलों में हैं, उनके लिए तो आसानी होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा।
पाकिस्तान में एक बड़ी मिथ है कि जो भी हुकूमत में होता है उसको किसी की तकलीफ दर्द का एहसास नहीं होता। जब खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त वो तो बड़े सख्त बयान दिए करते थे, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा ही हुआ भी कि जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई तो खान साहब कमरे से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तो इनके साथ भी नहीं बैठ सकता। अब खान साहब जो हैं इस वक्त मुश्किल हालात में है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब में भी, वफाक में भी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर पीपल्स पार्टी का। अब ये थोड़े से सख्त मिजाज जो हैं ये हैं। क्या पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं वो अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, अभी उस प्रोसेस में आए हैं? अभी हम कह सकते हैं कि उन्होंने सीखना शुरू किया या अभी भी नहीं सीख रहे? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता अभी भी नहीं सीख रहे। देखिए, बड़े हम सब पाकिस्तानी भाई बहन ही हैं, कोई किसी पार्टी से भी हो, हम तो एक ही है ना, दुनिया के आगे तो हम एक हैं। तो थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए। देखिए, अब उम्र के इस हिस्से में सब बड़े लीडरान दाखिल हो चुके हैं कि जिंदगी आखिर तो सबकी ख़त्म होनी है। हम सब ने, जितने बड़े मेरे बड़े मोहल्लात हों, गाड़ियाँ हों, आखिर तो हम सब ने 6 फुट ज़मीन के नीचे ही जाना है ना। और वहाँ पे कौन सा सोना, कौन सी चांदी, कौन से घर, कौन से डॉलर जाएंगे? कुछ नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसके बारे में अगर सोच लें तो वो नज़र आएगा। आपको पता है, मैं चेयरमैन साहब, हमारे सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मैं कैम्बोडिया गई। बड़ी मेरे लिए इज़्ज़त की एक बात थी। वहाँ पर हम कैम्बोडिया के बादशाह से मिले। क्या आदमी था वो, बुद्धिस्ट हैं वो। और वो सीढ़ियाँ जिस तरह होते हैं ना, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का पैलेस देखा। वो 50-60 सीढ़ियाँ होंगी। हम गए तो वो आदमी खड़े, हमारा बादशाह हमारा इंतज़ार कर, ठीक है, और इतने उनके चेहरे पे हलीम एक्सप्रेशन। जब हम वापस निकले तो हम सीढ़ियाँ उतर के गाड़ियों में बैठे, वो वहाँ खड़े हुए थे। और उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने शादी नहीं की, उनको जो तोहफे, बादशाह है तो तोहफे भी बहुत मिलते हैं, वो सब तोहफे अपनी रियाया में बांट देते हैं। तो ये वो ये आजिज़ी, या ये वो, जब आपको बड़ा ओहदा मिलता है ना तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इंसान को फिर झुकना, वो कहते हैं ना फल वाला दरख्त झुकता है। तोहफे मिले उन्होंने गरीबों में बांटने की, मकसद ये है कि खान साहब पे केस है, उन्हें तोहफा मिला, उन्होंने मार्केट में बेच दिया। कौन सा मार्केट? वो घड़ी जो थी, वो घड़ी का अप्रूव तो कर देना। देखें, अच्छा। बात सुने, वो तो घड़ी, तो फिर वो जवाब उसका ये है कि वो मर्सिडीज तक, उसके पे भी तो केस बनाए। अगर घड़ी का केस है तो फिर मर्सिडीज का भी केस बनता है। ये ना करें, ये वाली बातें ना करें। फिर सबको जो है वो तोहफे गरीबों में बांट देने चाहिए, बेचने नहीं चाहिए। गरीबों में ना बांटे, आप बेच दें। क्यों नहीं बेचते आप? अच्छा। सारे बेच दें। तोशे खाने का फायदा क्या है? जो मिलते हैं आपको, आप उनकी डिक्लेयर करें वैल्यू, लोग खरीदेंगे। एक सिस्टम चलाएं ना, इस मुल्क का एक सिस्टम चलाएं। देखें, इस मुल्क को बानी कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो जब गवर्नमेंट की मीटिंग होती थी उसमें वो चाय नहीं सर्व कराते थे, वो कहते थे सब अपने घर से चाय पी के आए हैं। बिल्कुल ठीक खुद वो अरबपति आदमी थे, ठीक है, रोज का सूट अलग पहनते थे, गाड़ी उनकी रोज की अलग होती थी। तो कहाँ वो आदमी जिसने पाकिस्तान बनाया, कहाँ वो मेरे भी आबाओ अजदाद जो हिजरत करके कश्मीर से आए, और आपके भी होंगे, सबके हैं, कितनी लोगों ने कुर्बानियां दी इस पाकिस्तान के लिए। तो अब हमारा ये हाल है कि हमें उन चीज़ों का कोई एहसास ही नहीं है, हमें कोई कदर मंजिलत ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी नेमत जो पाकिस्तान की हमें मिली है, ये आज़ादी। मैं कहती हूँ आज़ादी, अगर आपको नहीं पता ना पाकिस्तान में कितने मज़े हैं, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से मिलें। मैं मिडल ईस्ट में 12 साल काम किया है, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स होते थे। इंडियन मुस्लिम्स हमसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको ये डर होता था कि अगर पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ हमारी दोस्ती हो गई तो वो वहाँ कहेंगे कि तुम गद्दार हो। इतना वहाँ पे, अभी मोदी साहब के वक्त से पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में तो बड़ा मज़ा है, बड़ी आज़ादी है, अल्लाह का शुक्र नहीं हम करते, कितने हम खुशकिस्मत हैं कि एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। इलेक्शन की बात कर लेते हैं। हुकूमत को 2-2.5 साल हो चुके हैं, वक्त अब इलेक्शन की तरफ फिर तेजी से जा रहा है। क्या तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या हिकमत अमली किया? अगर खान साहब
जेल में ही रहते हैं, तो फिर क्या हिकमत अमली है, क्या चांसेस हैं, और अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर आप पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, खान साहब को तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले खान साहब की तो कुछ आसानी तो बिल्कुल होनी चाहिए। ही डजंट डिजर्व दिस। बहुत उनके साथ ज्यादती हो रही है, और उन सब लोगों से जो इस वक्त जेल में हैं उनके लिए आसानी, इस हुकूमत के लिए आसानी है। क्योंकि देखिए, लोग बड़े नाला हैं, महंगाई से नाला हैं, इस बात से नाला है कि जंग हुई, आपने तेल की कीमत बढ़ा दी, लोगों पे आपने सारा गुस्सा लोगों पे डाला। तो लोगों के दिल को नरम करने की जरूरत, अवाम का, पीटीआई को तो आप छोड़ दें, अवाम का दिल नरम करें अपने लिए, हुक्मरानों के लिए। उसके लिए तरीका ये है कि एक अवाम के लिए आसानी करें, उनके लिए सिलसिला रोज़गार जो उनका है आसानी महंगाई में करें। और फिर जो खान साहब के हवाले से उनको नज़र आए कि खान साहब पे ज़ोर ज़बरदस्ती कम है तो लोगों का हिजान कम होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हमने कई नामवर चेहरों को देखा जो खान साहब के साथ थे। मुश्किल वक्त में सारे इधर उधर चले गए, कोई नज़र नहीं आ रहा। अब तो वकला की आदत है आपकी, या वो लोग जिन्हें शायद पहली बार असम्बली में आए हैं वो असम्बली में है, तो कहाँ गए सारे? देखिए जी, हर एक की अपनी अपनी, किसी को आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अंदर वाला ही जानता है किसके हाल, कहावत है। तो हर एक की मजबूरी होती है। जितने लोग गए थे वो सारे रोते हैं कि हमें वापस आना है, कह नहीं सकते। लेकिन जब हमारी प्राइवेटली मुलाकात होती है तो कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता कि मैंने वापस आना है। और मैं तो यही खुश था, मजबूरी थी, मसले थे, जिन लोगों को मजबूरियां थी खान साहब ने उनको खुद कहा कि तुम छोड़ दो। मतलब मुश्किल बर्दाश्त करनी, फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। पंजाब में इस वक्त मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं, और 200 से ज़्यादा इनिशिएटिव जो हैं वो उन्होंने लिए हैं। इलेक्ट्रिक बसें, ई बाइक्स, इसके अलावा लैपटॉप, अपनी छत अपना घर, पैरा फोर्स, बड़े मंसूबे जो हैं वो हर रोज़ आए रोज़ ऐलान करती हैं। क्या ख्याल है आपका, अच्छा काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, जो काम नज़र आ रहा है, तो लाहौर में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, इचरे को उन्होंने साफ कर दिया, दंदरून शहर को कर रही हैं। जी जी, तजावजात के खिलाफ। देख लें, आप पीटीआई में हैं और तारीफ कर रही हैं मरियम नवाज की। देखिए जी, काम आप पे ना आपके वो टाइगर जो है वो तनकीद करना शुरू हो जाए। देखिए, जब मुझे कोई कहता है ना मरियम नवाज साहिबा के बारे में कि आप, मैं उनको कहती हूँ 3 मर्द चीफ मिनिस्टर हैं, पहले उनके बारे में बोलो, फिर तुम खातून को, क्योंकि किसी भी खातून को, हाँ वो मैं हूँ कोई और हो, लेकिन मरियम साहिबा काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा करिए। तो खवातीन को निशाना बनाना जरा आसान होता है ना, थोड़ा लोग एंजॉय भी करते हैं। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये कहती। और सफाई उन्होंने लाहौर में अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। कौन सा सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आपको मरियम नवाज का पसंद है? मेरा ख्याल है लाहौर में सफाई बेहतर हुई है। सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब सफाई वाकई बेहतर हुई है, जो मैं देखती हूँ सड़कों पे बेहतरी है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो मुज़ाकरात की बात की जाती है कि मुज़ाकरात हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली में ये ऑफ़र देते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, कहाँ पे बात रुक जाती है, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पाते? देखिए जी, हुकूमत का हाथ बड़ा हाथ होता है, देने वाला हाथ होता है। हम तो मजबूर, हमें तो दीवार और पता नहीं किस किस चीज़ के साथ लगाया हुआ है, हम तो मतलब कुछ भी नहीं करने के काबिल। तो अगर ये तो हुकूमत का इनिशिएटिव है, हुकूमत करना चाहे तो आज कर सकती है। आप अडियाला जेल किसके अंडर है? हुकूमत के अंडर है ना। अडियाला जेल में अगर खान साहब अपनी फैमिली को नहीं मिल सकते, अगर खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, तो ये हुकूमत के अंडर आता है। तो हुकूमत का काम है, आप वहां आसानी करें और साथ मुज़ाकरात करें। देखिए, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो आप करेंगे। आप देखिए, खान साहब ने अचकज़ई साहब को, जो कि दुनिया जानती है, उनके पुराने ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। अचकज़ई साहब बड़े जय्यद सियासतदान हैं, खान साहब ने उनको सिलेक्ट किया। इसलिए हमारे सेनेट में उन्होंने राजा अलामा नासिर अब्बास साहब को किया कि ये लोग मुज़ाकरात करें। तो खान साहब ने तो जेल के अंदर से बैठ के कहा है कि मुज़ाकरात करो, और हार्ड लाइन नहीं, सॉफ्ट लाइन, इन दोनों को जो उन्होंने रखा है तो कुछ सोच के ही रखा है। तो हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हम तो चाहते हैं कि मुल्क का आगे चलने का रास्ता बने। तो साहिबा,
आप बताएं, आपके क्या मशागिल हैं, कौन कौन से काम आप करना पसंद करती हैं? कुकिंग या कोई म्यूज़िक से शगफ है या फिर सारे ही काम कर लेती हैं? मसला ये है कि जी काम बहुत ज़्यादा करने का शौक है और हर चीज़, वो मेरे घर वाले तो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना। मेरे वालिद मुझे कहा करते थे कि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो फोकस करो एक चीज़ पे, अच्छा, कि तुम यूर ऑल ओवर द प्लेस। तो मुझे हर चीज़ का शौक है। मुझे गार्डनिंग का भी शौक है, किताबें पढ़ने का, म्यूज़िक, कवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, और खाना पकाना, वो तो हम कश्मीरी हैं तो मेरी वालदा बड़ी अच्छी कुक थी, तो मुझे भी कुकिंग अच्छी आती है। फिर कुछ अल्लाह ताला से भी रग़ब है, तो मैं खुद मेरे वालिद का सोहरवर्दी सिलसिला है, मेरे ससुराल वाले चिश्ती सिलसिले से अच्छा। हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ हमने किया हुआ है। कढ़ाई, सिलाई। मैं आपको यही कह रही थी कि हमारी जो जनरेशन थी, हमें शौक था काम करने का और हर किस्म का काम। तो वो जिस दिन मेरे तो ये होता है कि कोई सब लोग बिजी हो तो मैं गाड़ी लेके शुरू चल पड़ती हूँ। कभी तो इस्लामाबाद भी अगर बिजी हो, ले जाने वाला कोई ना हो, ड्राइवर ना हो, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो मुश्किल लम्हा जिंदगी में क्या आया? कुछ सियासी तौर पे कोई मुश्किल आपने फेस की, मुश्किल हालात फेस किए, वो याद हो? आपको मैं बताऊं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में मैं छोटी होती थी तो मैं बड़ी सादी सी, स्वीट सी लड़की होती थी, जो कोई कहता था सुन लेती थी। अब जो मैं एक खौफनाक सी इंसान बन गई हूँ, मुझे लगता है। अच्छा। वो इन्हीं हालात से नबरत आजमा होते होते तो बहुत कुछ इंसान सीख जाता है, लेकिन मजा आता है। मतलब चैलेंज, जब आप देखें ना, वो डेंगू लार्वा भी निकला है, तो वो मेरे से कई दफा लोग पूछते थे आपका क्लिनिक खुल गया? मैंने कहा वो बंद होता खुलता रहता, कोई मसला नहीं है, हम लगे हुए काम करने। तो नहीं वो मुश्किल। सियासत एक्चुअली ना तो मुझे आती है, मेरी बेसिक मिजाज सियासी मिजाज नहीं है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मतलब मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, उसके लिए मैं अलमबरदार हो जाती हूँ। सियासत में आके कैसा लगा? कभी सोचती हैं कि वैसे ही अपनी आवाज़ बुलंद कर लेती, सियासी जमात में ना शामिल होती? नहीं, तो जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने कोशिश की ना, दुबई में भी मैंने कोशिश की। एक ही रास्ता है सियासत, जिससे आप एक नो बॉडी से अपनी एक आवाज़ उठा सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसीलिए सियासत ज्वाइन की। अब थोड़ी थोड़ी सियासत सीख रही हूँ, धक्के धुक्के खा के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, क्या चल रहा है? आपको वो मीटिंग्स में आप जरा कम नज़र आ रही हैं, कुछ खुद साइड पे हुई हैं या अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही हैं? मीटिंग्स में मैं, आपको पता है, लाहौर की प्रेसिडेंट थी। मैंने स्टार्ट की अपनी सियासत ग्रास रूट, मियाँ मीर की गलियों से दरवाजे खटखटा के। तो सारा काम मैंने ग्राउंड लेवल का किया हुआ है। जब मैं 2013-14 में लाहौर की प्रेसिडेंट बनी तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत कर ली ग्राउंड लेवल की सियासत। मेरी मिजाज भी थोड़ा पढ़ने, मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ा गैप है पढ़े लिखे लोगों का, जहाँ पर आप कोई कंट्रीब्यूट, पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए फिर मैं तंजीमी मामलात से 2013-14 से थोड़ी पीछे हो गई थी। मीडिया में मैं रही हमेशा से, और अब ये है कि अब मैं सेनेट में, पार्लिमानी पार्टी में, उन सब जगहों पे मौजूद हूँ। टीवी भी मैंने इसलिए अब कम कर दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। 25 साल से मैं टीवी पे आ रही हूँ। से भी शिकायत है आपको? अब आजकल के एंकर आपको पता है वो आ जाते हैं, अब भाई मैं तुम्हारी माँ की उम्र की खातून हूँ, आप मुझसे कोई इज्जत से बात करें, वो आपको पहले नाम से बुलाते हैं। भाई आप डॉक्टर कह लें, आप सेनेटर कह लें, आप कुछ ना कहें, आप प्यार से बात, सीधा नाम। भाई तुम 20, 25, 30 साल जो भी तुम्हारी उम्र है, कोई इज्जत का। मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको बोलूंगी वकास साहब, वकास बेटा, भाई, मतलब बिल्कुल ठीक है। कुछ तो होना चाहिए ना। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? बहुत हुए। तो फिर मैंने अब कह दिया है कि मैं ऐसे एंकर के साथ जाना ही नहीं है जिसको मैं नहीं जानती। यानी इंटरव्यू से पहले आपने वर्किंग कर ली थी कि ये इंटरव्यू ठीक है? नहीं, आप जहाँ से आए थे उनको मैं जानती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइंदा सियासत में आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? क्या मामलात हैं? चीज़ें बेहतर होने का चांस है या अभी आपको लगता है कैसे ही चलेंगी? देखिए जी, मैं तो बड़ी पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान तरक्की करेगा। लोगों को लगेगा कि कैसी बातें कर रही है, और खान साहब ने जो लोगों के दिलों में एक उजागर की एक सोच, वो सोच उजागर हो चुकी है। और हम पाकिस्तान, मेरा तो कोई सियासी बैकग्राउंड है नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए हैं
उसी के साथ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। खान साहब की जो सियासी मामलात में उनका एक खास अंदाज है, कहीं कहीं आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, कुछ स्पेस रखनी चाहिए थी? बिल्कुल, मेरा ज़ाती, मैं तो हमेशा खान साहब से इख्तलाफ करती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल आई रियली थिंक के, लेकिन देखें जी उनका तजर्बा, उनकी जो सोच है वो हमसे, उन्होंने बहुत कुछ हमसे ज़्यादा देखा है। हमारी लेवल पे हम ये समझते हैं कि हाँ थोड़ा यू लिव टू फाइट अनदर डे, हर वक्त आपको टैक्टिक्स, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है ना। मुझे तो वो आर्ट ऑफ वॉर है सन त्सू की, वो मुझे किताब इतनी अच्छी लगती है, और वो ऐसी ज़बरदस्त किताब है, वो आपको सिखाती है कि असल जनरल वो है जो जंग में जाए बगैर जंग जीत जाए। तो वो स्ट्रेटजी अगर आप डिज़ाइन कर सकें, हम तो सीख रहे हैं अभी, तो मतलब दैट इज़ हाउ कि आप किसी से आप मोहब्बत प्यार से बगैर लड़े हुए अगर कुछ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल खान साहब को, उनको सलाम है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को लेके चले। गलतियां भी हमने बड़ी की हैं, बहुत ब्लंडर की हैं। खान साहब से आपकी जो मुलाकातें हैं, क्या याद है, क्या गुफ्तगू आप समझती हैं कि उनकी ये बात जो है आज सच साबित हो रही है, या ये बात उनको उस तरह हकीकत नहीं मालूम थी? खान साहब की बहुत सी बातें सच साबित हो रही हैं वक्त के साथ। हम तो रोज सोशल मीडिया तो जो कहते थे मैं जेल में जाके और खतरनाक हो जाऊंगा, वो तो हो ही गए हैं। एक वो सच साबित हुई है। बिल्कुल सच साबित हुई है। और लेकिन ये कि देखिए हम सब इंसान हैं, ये हमें भी सोचना चाहिए, और अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी सेहत के साथ रखे। देखिए जी, मुल्क जब भी आगे जाएगा जब हम सब इकट्ठे होके चलेंगे। ये किसी एक का मुल्क नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का मुल्क नहीं है खाली, नून लीग का खाली नहीं है, पीपल्स पार्टी किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इकट्ठे होंगे तो मुल्क आगे चलेगा। उसके लिए कोई नुस्खा बताना पड़ेगा। तो आप बैठे ना, मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हम कहते हैं खान साहब को बात कराओ, खान साहब को निकालो, हम सारे बैठ जाएंगे। मुझे तो मौका कोई नहीं देता उनसे मिलने का। मेरी उनसे कोई 1.5-2 साल हो गए पहले मुलाकात हुई। आपको मुलाकात का मौका मिले तो आप खान साहब को मना लेंगी कि सबके साथ बैठ जाओ? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। नहीं, आप बताएं, फिर देख रहे हैं लोग, शायद आपको मौका दे दें कि जी जाएं मिलने जाके। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान खास, मैं हूं वकास कोरी। नाज़रीन, हमारे साथ हैं एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा। हम इनके साथ इनके क्लिनिक आए हैं और इनसे हम मुख्तलिफ मेडिकल के अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि मेडिकल टूरिज़म जो है, अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का मवाजना करें तो काफ़ी ममालिक जो हैं उसके ज़रिए मुबादला भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। कोरिया की बात कर लें, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो स्विट्ज़रलैंड भी चला जाता है। इवन इंडिया जो बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी कुछ मेडिकल बीमारियों का इलाज जो है स्पेसिफिक किया जाता है और लोग स्पेशल पाकिस्तान से भी जाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, क्या रुकावट है? पाकिस्तान में जी डॉक्टर तो बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सेंटर्स भी बड़े अच्छे हैं, कुछ रेगुलेशन की कमजोरी है हमारी। हम पाथवे नहीं बना सके एस्थेटिक फिजिशियंस का, क्योंकि ये ग्लोबली एक नई फील्ड है, पिछले 25-26 साल में आई है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में PMDC और जो ये एक पाथवे बनाएं, क्रीडेंशियलिंग पाथवे जिसको कहते हैं, कि किसकी कहाँ आपने क्या पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ लिया तो आगे क्या करेंगे, और जो लोग इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में हैं उनको आपने कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जिनकी रिजल्ट चल रही है उनको भी आपने अकोमोडेट करना है, और जो आगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी आपने मैनेज करना है। तो देयर हैज़ टू बी, और ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर मुल्क में यही चल रहा है। अब दुनिया में तो प्रैक्टिस ये है कि अब गायनोकोलॉजिस्ट भी एस्थेटिक्स कर रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट बोटॉक्स स्टार्ट ही एक आई फिजिशियन ने की थी, आई स्पेशलिस्ट ने पहली दफ़ा बोटॉक्स उसने लगाया था। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हो चुकी है। लेकिन
और दुनिया में जब अमेरिका में, यूके में, दुबई में, मलेशिया, जहां आप चले जाएं सब जगह प्रैक्टिस हो रहा है और एक कायदे और ज़ाब्ते से हो रहा है। हमारे यहाँ कोई कायदा ज़ाब्ता बनाना ही नहीं चाहता। मसला ये है कि कोई क्रीडेंशियलिंग पाथवे नहीं बना, और उसके लिए जब मैं 15 साल पहले आई थी तो तब भी 2-3 डॉक्टर्स के साथ मिलके, जो यहाँ के बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनको मैंने दिया एक थद्दा कि जी ये पाथवे है, आप इस तरह से, क्योंकि अच्छा, हम पूरा दिया आपने बना के रिटर्न? एब्सोल्युटली। और हमने ये दिया कि इस तरह मैंने दुबई में इस तरह किया था ऑक्यूपेशनल मेडिसिन के साथ, तो ये इस तरह आप नई फील्ड को इस तरह आगे लेके चलें। मगर हुआ ऐसे कि उन्होंने अपने नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर ली, ऑर्गेनाइजेशन तो शुरू कर ली, लेकिन क्रीडेंशियलिंग पाथवे की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। उसमें वजूहात बहुत सी होती हैं, वो फिर किसी और दिन बात कर लेंगे। अगर आप अच्छा, अगर ये तो आपने 15 साल की बात की, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है या ये तरीकेकार आया है, तो दुनिया इस पे काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल तो करिए। कहीं ना कहीं आपके अलावा ऐसे लोग हैं जो कंसर्न हैं, फिक्रमंद हैं कि इसका कोई पाथवे होना चाहिए? 100%। देखें जी, मुझे भी सेनेटर बने हुए 5 साल हो गए। उन 5 सालों से मैं भी इसकी कोशिश कर रही हूँ कि इसका कोई सीधा रास्ता निकले। और एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी डॉक्टर्स ने बनाई है, उसमें पता नहीं 400-500-600 कितने डॉक्टर्स हैं जिनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। करना किसने है? वफाक ने करना है? पीएमडीसी ने पीएमडीसी ने। और उन तक आपने रसाई की? उन तक उनको खत लिखे हैं। मैं तो रोज ही उनको, बड़े वो शफीक है, नहीं बड़े शफीक है वो। मेरे खत का जवाब भी देते हैं, उसके आगे मेरा हाथ भी पकड़ते हैं। बस फिर कोई अननोन जिन भूत हैं जो काम को स्टॉप करा देते हैं। ठीक हो गया, चलें, जिन भूतों की बात का फायदा नहीं, हमें साढ़े 3 नसाया हो जाए। बात आगे करते हैं, क्रीमों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया भी खोलें, टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, कोई भी पेज खोलें उस पे कि 7 दिन में, 14 दिन में, और फिर कई लोग क्रीमों को मिक्स करके जो हैं वो भी लगाते हैं। और फिर एक तो ऐसे लोग हैं जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, वो कोई अच्छी क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ इफेक्ट भी शायद होता हो, लेकिन कुछ लोअर मिडिल क्लास या आम लोग कह लें जिनका बजट कम होता है, तो वो कोई सस्ती क्रीमें लगा के उनकी स्किन, मैंने कई लोगों को देखा, उनकी रेडिश हो जाती है और स्किन उतर भी जाती है। ये क्या कोई फार्मूला है ऐसा गोरा होने वाला, या ये सारा फ्रॉड है? ये भी मतलब अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रॉड इस तरह है कि आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं आप। और ये ना समझें कि गरीब लोग करते हैं। वो इतनी महंगी महंगी क्रीम है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की क्रीम है। आप 100 में कोई गोरे होने की क्रीम नहीं है। और जो बनाते हैं वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं। तो और क्रीमों में मसला ये होता है, ये जो 10 दिन में आपका चेहरा जो है ना वो मार्बल की तरह वाइट और ग्लो करता है, वो हो तो जाता है 10 दिन में, लेकिन जब बार बार आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द हमेशा हमेशा के लिए पतली हो जाती है। अच्छा, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल उग आते हैं, और छाइयों से फिर जान नहीं छूटती। फिर वो हमारे पास क्लाइंट आते हैं और वो हमें कहते हैं हमारी स्किन ठीक कर दो, तो हम उनको कहते हैं हाथ जोड़े, पहले कसम खाओ कि तुम क्रीम दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे, फिर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। और उस इलाज में फिर टाइम लगता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक एशियाई जो लोग हैं, इनका जो ओरिजिनल कलर है वो गंदमी है, लेकिन वो गोरा होना चाहते हैं, वो सांवले रंग को, गोरा भी नहीं, चन वर्गा बनने के लिए। तो आम जो खवातीन हैं या लड़कियां हैं, या बल्कि लड़के भी, मैं कहूँगा कि वो भी इसी दौड़ में किसी से पीछे नहीं है, तो वो क्या करें? वो क्रीम ना यूज करें, वो अपनी खुराक पे तवज्जो दें, ये क्या करना चाहिए उनको? बड़ा आपने जबरदस्त सवाल किया कि देखें जी, हमें अल्लाह ताला ने ये जिल्द इसलिए दी है क्योंकि हम एक धूप वाले इलाके में रहते हैं। अगर हमारा रंग गोरा होता बहुत ज्यादा तो हमें स्किन कैंसर हो जाते। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कलर है इस मौसम के लिए कि हमारी स्किन को, हमारे जिस्म को व्हाइट कलर होने की वजह से स्किन कैंसर होते हैं। जी ज्यादा हो जाते हैं। होते हैं, स्किन कैंसर होता ही व्हाइट लोगों में। अच्छा, हमारे लोगों में स्किन कैंसर नहीं होता। उनको यहाँ पर आंखों के गिर्द इधर स्किन पे बेसल सेल कार्सिनोमास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो हमें नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे अंदर प्रोटेक्शन है। दूसरी बात ये कि जो होना चाहते हैं उनके लिए ये है कि एक तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें,
और दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अपनी खुराक अच्छी करें। आजकल हमारी खुराक इतनी बुरी हो चुकी है, हर चीज में डब्बे का खाना हम खाते हैं, दूध हो तो वो डब्बे का, पानी हो तो वो प्लास्टिक की बोतल, हर सब खाना, और फिर मुर्गी, ब्रॉयलर मुर्गी, और ये सब चीजें जो हैं इनमें तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है। प्लस जो भी चीज डब्बे से निकलती है वो जिस फैक्ट्री में बन रही है वहां पर फैक्ट्री की पाइपें साफ करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड और केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो हम मुर्दों पे इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोई ना कोई क्वांटिटीज उन डब्बों में मौजूद होती हैं। फिर जब हम वो खाते हैं तो वो चीज़ें हमारे जिस्म में भी जाती हैं और फिर जिस्म में बहुत ज़्यादा जहर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो आपकी स्किन, क्योंकि स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा आज़ा है, हर चीज़ से बड़ी है स्किन, तो वो स्किन पे फिर चीज़ें जाहिर होती हैं और चेहरे पे ख़ास तौर पे जाहिर होती हैं। सो डाइट अच्छी रखना, सब्जी, फल, अंडा, और जिस हालत में अल्लाह ताला ने खुराक बनाई है उस हालत में खाना, वो बहुत अच्छा है। और पानी का इस्तेमाल 2.5 लीटर खुराक, मतलब जो मैंने कहा कि, और साथ रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 घंटे होनी चाहिए। और उस वक्त मतलब इशा और फजर के दरमियान की जो नींद है ना, वो बेहतरीन नींद है। जो लोग नींद नहीं ठीक करते उनको हल्के पड़ जाते हैं। और फिर आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि दोनों कानों के दरमियान जो जहन है ना, इसको आप पॉजिटिव नीयत अपनी साफ रखें और दूसरों के लिए अच्छा चाहें, तो फिर आप देखें कैसे आपकी स्किन खूबसूरत नहीं होती। ये तो जन्नत में जाके ही होगा, दुनिया में ये दुनिया का फार्मूला नहीं लग रहा मुझे। बिल्कुल दुनिया का कोई फार्मूला बताएं जो लोग करें भी। लोग करें भी। अच्छा, एंटी एजिंग की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहबा। एंटी एजिंग बड़ा एक फैंटिसाइज करता है लोगों को, बड़ा अट्रैक्ट होते हैं लोग कि हम अपनी उम्र से कम दिखें। ये किस हद तक मुमकिन है? देखिए जी, अब देख रहे हैं कितने क्लिनिक्स खुल गए हैं, है ना, तो कुछ हो ही रहा होगा तो खुल रहे हैं ना। सब लोग यंग ही लगना चाहते हैं ना। तो दुनिया में इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, द एंटी एजिंग एंड द ब्यूटी इंडस्ट्री। तो कुछ होगा तो कुछ हो रहा है ना, सो होता तो है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, मैं ये तो पूछ रहा हूं। इधर फिर आप देखिए ना, अगर आप बगैर किसी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप ब्यूटी पार्लर से जाके डॉक्टर का काम कराएंगे या ऐसे लोगों से कराएंगे जिनकी आप क्वालिफिकेशन नहीं देखते, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल लेवल क्या है, तो फिर आपका काम भी खराब ही होगा। लेकिन एंटी एजिंग इट वर्क्स। लेकिन जो मैंने पहले बातें कही, देखिए एक पिरामिड है, उसकी बेस आपकी खुराक, आपकी वर्जिश, रात की नींद, पानी पे ही बनेगी। उसके ऊपर की जो लेयर्स है ना, वो फिर हम डालते हैं। लाइफस्टाइल आपको हेल्दी करना पड़ेगा, बिल्कुल, 100%। फिर आपकी स्किन जो है और वो फिर आप हमारे पास आएं, आप एस्थेटिक्स के अपने प्रोसीजर्स कराएं, फेस को लिफ्ट कराएं, अपनी झुर्रियां खत्म कराएं, जो बहुत मुश्किल है, तो रंगत को बेहतर कराएं, अपने आप को मतलब ऑल एनर्जी लेवल्स। अब तो ड्रिप्स हैं, NAD की ड्रिप्स हैं, ग्लूटाथायोन बड़े अरसे से चल रही है, दीज थिंग्स वर्क। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही आपका लाइफस्टाइल जीरो है और आप कह रहे हैं कि इन्हीं चीजों से करो। ठीक है, कुछ आप दोनों चीजें साथ है। चीज़। अच्छा, ग्लूटाथायोन की आपने बात की, सुनने में आया है कि जो एक्टर्स हैं या कई टीवी के ऐसे एक्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कहते हैं कि वो बड़े सांवली रंगत थी, ग्लूटाथायोन अब वो रंगत बड़ी साफ हो गई है। ये सच है? जी जी, सच है, सच है, बिल्कुल। ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारा जिगर रोजाना 10 ग्राम बनाता है, जिस्म की सफाई के लिए होता है। तो आप जितने, आप जो हमने जिक्र किया है, जो खाने जो अच्छे नहीं है, टॉक्सिक जो खाने हैं, वो जितने आप खाएंगे उतना आपके जिस्म में जहर होगा। तो वो ग्लूटाथायोन जो जिस्म का अपना होता है वो कम पड़ जाता है उसकी सफाई के लिए। तो फिर जब आप बाहर से ग्लूटाथायोन देते हैं तो वो फिर आपकी जिस्म की सफाई होती है, जहर बाहर निकलता है और रंगत आपकी निखरती है। और जब आप ग्लूटाथायोन की क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो फिर वाइट भी, आपका स्किन का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। तो इंजेक्शन जो है ये कितने अरसे तक जो है अपना असर बरकरार रखता है स्किन पे, ये कलर पे? देखिए, अगर आपने एक कोर्स किया है जो कि अमूमन 8 से 16 इंजेक्शंस का होता है, आपके वेट पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल, कितने नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान तो फिर वो उसको एक कोर्स करके फिर मेंटेनेंस रखनी होती है। अच्छा। महीने में 1-2 इंजेक्शन आप जरूर लगवाने होते हैं। ठीक है। और उसका फिर रिजल्ट आता है। और अगर आप छोड़ दें तो फिर चंद महीने चलता है और उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। साइड इफेक्ट इसके हैं कोई जिगर पे, गुर्दे पे? तो हम तो 15 साल से कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम लोगों के, लेकिन हमारा एक वर्कअप है, जब कोई क्लाइंट पेशेंट आता है तो पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं,
फिर उसके टेस्ट कराते हैं। टेस्ट, ब्लड टेस्ट किए बगैर हम किसी को कुछ नहीं लगाते। किन मरीजों को या किन अमराज में मुब्तला अफराद को ये इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए? जो लोग बीमार हैं, किस बीमारी में? देखिए वो फिर देखिए ना, इसीलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप 1-on-1 होती है। ये नहीं होता कि हमने इलाज रख दिया है फार्मेसी पे तो जिसका दिल चाहे जाके खरीद, नहीं। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्टेशन बेसिक चीज है। पहले आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, मुस्तनद डॉक्टर से, वो आपकी हिस्ट्री ले, वो समझे कि आपके लिए क्या चीज सही है, फिर आपको आगे लेके चले। कुछ लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर का तो इलाज में ग्लूटाथायोन है, ठीक है, तो आपने क्लाइंट को देखना है, उसकी डॉक्टर की असेसमेंट इज मैं समझ गया। इम्पोर्टेंट। मेरा सवाल मैं रिफ्रेश करता हूँ कि किस बीमारी में मुब्तला अशखास को ये इन इंजेक्शन की तरफ नहीं आना चाहिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं कोई अगर उस बीमारी में मुब्तला है, वो सोच रहा हो, तो एटलीस्ट उसको पता हो कि मैंने ये इस तरफ नहीं जाना। मैं आपको फिर यही कहूंगी कि ये डॉक्टर का काम है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाके बैठ, अगर ये फोन के ऊपर होने वाला काम नहीं अगर है। आपको लेकिन अगर कोई मैदे का मसला है, नहीं, कोई गुर्दे का मसला है, तो फिर आपको खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट अस्पताल में दाखिल है, उसको कोई मर्ज लाहक है, उसको निमोनिया है, उसको कोई एंड स्टेज रीनल फेलियर है, कोई भी चीज है, तो पहले वो ठीक होगा, फिर उसका कुछ होगा ना, ठीक होगा। ये तो आपकी अच्छी हालत, सेहत की हालत आपकी सही होगी तो फिर ये, क्योंकि ये कोई आपके लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स नहीं है, ये इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं। इलेक्टिव का मतलब है आप अपनी मर्जी से करते हैं, तो मर्जी से आपने वही काम करना है जो आपको सूट करेगा, और जो तो जबरदस्ती तो कोई नहीं है ना। तो वो किसी समझदार डॉक्टर को, किसी बीमार जो आदमी एक ऐसी किसी भी बीमारी जो उसको लाक है, बुखार भी हो, तो उसको भी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल हालत में, अच्छी कंडीशन में लगाना चाहिए। जनरेशन जी को क्या मैसेज देंगे आप? जनरेशन जी को कि लोगों से मिलना शुरू करें, लोगों से बात करें, सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनको बेचारों को अब यही नहीं पता कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कैसे होगा। वैसे बहुत अच्छे हैं, जनरेशन जी इस पाकिस्तान को ठीक करेगी मुझे लग रहा है, बाकी तो सब फेल हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, आज मेहमान खास में हमने डॉक्टर ज़रका तैमूर से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, सियासी मामला पर भी बात की, और जो एस्थेटिक के मामलात हैं उस वाले से भी उन्होंने ऐसी मालूमात फराहम की जो यकीनन सब देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वकास गौरी को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।